Hello everyone, welcome to Mandrai Learning। दोस्तों, आज 11th कॉमर्स का अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो भी 11th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एसएससी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास करी और कॉमर्स में आगे अपना करियर बनाने के लिए कॉमर्स चॉइस किया, और कॉमर्स के अंदर मतलब जैसे जैसे अलग अलग जैसे बिजनेस के लिए सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स के लिए है, तो बहुत सारा कुछ हम लोग कॉमर्स में सीख के बहुत कुछ अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने कॉमर्स चॉइस किया है, मेरी तरफ से आपका तहे दिल से वेलकम है। और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अकाउंट्स, स्टेट्स दोनों सब्जेक्ट का पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी टेक्निक से हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग अगर नए हैं हमारी चैनल पे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें रेगुलर लेक्चर आने वाले हैं, और आपका कुछ भी क्वेरी कुछ भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ के डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम हमारी कॉमर्स की जर्नी आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज पहला लेक्चर है अकाउंट्स का। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग का मीनिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। 4 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और सबसे पहला खास मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th ये जो है कॉमर्स का एक बेस है। आप जितनी अच्छी तरीके से आप ये पढ़ोगे तो उतने ही अच्छे आप आगे जाके कोई भी फील्ड में जाओगे। मतलब कि 12th के बाद आप कोई भी कोर्स करोगे, जैसे मान लो कि CA या फिर CS या BCom, MCom कुछ भी, तो वहाँ पे सब जगह पे ये आपको ये बेसिक जो एक प्राइमरी जो नॉलेज है बहुत ही काम आने वाला है। तो अच्छी तरीके से ध्यान रख के आपको सब पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग जो है वो सबको पता होता है। हम सब लोगों अकाउंटिंग का मीनिंग जानते हैं। सबको पता है अकाउंटिंग मतलब क्या, हिसाब रखना। किसी को भी पूछ लो, किसी को भी मान लो कि अकाउंटिंग क्या होता है, बोले हिसाब रखना। क्या हिसाब रखना, बोले कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, उसका हिसाब रखना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ये नॉर्मल हमको ये पता है। पर अब आप कॉमर्स स्टूडेंट्स बने हो, आप कॉमर्स में आगे पढ़ने वाले हो, तो वो आपको अकाउंटिंग का डिटेल्ड में नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरीके से वो हमारी लाइफ में काम आता है, ठीक है। दूसरी बात आपको एक बता दूं मैं कि अब तक जो आपने पढ़ाई की 10th तक, वो एक जो पढ़ाई थी वो प्राइमरी लेवल की या थोड़ी सेकेंडरी लेवल की, यानी कि सब लोगों को पढ़ना पड़ता है, वो एक सिलेबस आपने पढ़ा। अब यहाँ से आपका जो है वो एक डायरेक्शन में आपका लाइफ, आपका जर्नी, आपके एजुकेशन जर्नी, आपके करियर की जर्नी अलग हो रही है दूसरे लोगों से। जैसे मान लो किसी ने साइंस चॉइस किया तो वो अभी वो साइंस ही पढ़ेगा, किसी ने इंजीनियरिंग हो गई तो वो इंजीनियरिंग ही पढ़ेगा, किसी ने कॉमर्स में लिया तो वो अभी ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको है ना, पहले दिमाग में ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं करना है। हालांकि सब जो भी पढ़ाई होती है आपने अभी तक भी की, जो भी आपको आगे जाके लाइफ में काम आने वाली ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाली। बट ये जो है वो ये जो चीज़ आप अभी पढ़ने वाले हो 11th में या 12th में या फिर आगे जाके, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आगे जाके आपके करियर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ भी करना है।
अभी तक की जो आप हो वो यूज़ करनी ही है, पर ये जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करनी है, मेरा मतलब यही कहते हैं। मतलब आपने अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ लिया तो आप आगे जाके अकाउंटेंट बन सकते हो। आपने लॉ का अच्छा नॉलेज ले लिया तो आप आगे जाके लॉयर बन सकते हो। ठीक है, आप अकाउंटिंग में आगे मतलब बहुत आगे मतलब एक सुपर डिग्री आप जो चाहिए आप करना चाहते हो तो वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कर सकते हो। और उसी में से आपकी अर्निंग मिलेगी आपको। मतलब ये जो चीज़ें अभी आप पढ़ने वाले हो वो आप प्रैक्टिकली जाके यूज़ भी करने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बराबर है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट काम करे तो अकाउंटिंग का नॉर्मल लैंग्वेज में अभी कोई भी मीनिंग करे तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि भाई हिसाब रखना, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना हमारे पास बचा। ये नॉर्मल लोग जो करते हैं वो उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये अकाउंटिंग कब से आया, क्यों आया, बराबर है, कैसे? तो इंडिविजुअल्स मतलब कौन? कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन होता है, मान लो कि हम ये समझे कि अकाउंटिंग पहले नहीं था, या तो लोग जो थे वो अपने हिसाब से कुछ भी हिसाब रख लेते थे, पैसे ही नहीं थे। समझो, जब मनी की खोज ही नहीं हुई थी, पैसे ही नहीं थे, तब अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत थी? तब अकाउंटिंग कहाँ था? कुछ था कि नहीं? तो ऐसा समझ लो कि जो हर कोई अलग एक पर्सन होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसको खुद की अपनी खुद नीड्स होती है। यानी कि जो मुझे आता है वो दूसरे किसी को नहीं आता, या मुझे आता है उसकी किसी को ज़रूरत है, या मुझे किसी लोग की ज़रूरत है। तो पहले ये सिस्टम चलता था, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं दूसरे को देता था, दूसरा का जो है वो मैं लेता था। मतलब ये क्या होता था? बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं थी तब, पर तब भी हर एक पर्सन की खुद की नीड्स तो हुआ करती थी। उसको खुद के स्किल को, उसकी जो भी है, उसके अलावा भी दूसरे लोगों को भी ज़रूरत पड़ती थी। तो तभी भी एक मेजरमेंट तो था ही, भले पैसा नहीं था पर मेजरमेंट तो था। भाई इस चीज़ का इतना, मैंने उसको इतनी चीज़ें दी तो उसके बदले में मैं इतना काम करूँगा, तो ये भी एक मेजरमेंट तो था ही। बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि ये पहले से बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। यानी कि हम समझे, जब बहुत दूर नहीं पर कम टाइम में जाए तो एंशियंट टाइम, यानी कि हमारे पुराने टाइम में हम देखें जब पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम थी। किसान था तो किसान ने जो भी चीज़ें बनाई, गेहूँ बनाया तो वो गेहूँ वो कपड़े वाले को देता था, बदले में कपड़ा लेता था। कपड़ा वाला जो है वो किसी और को दे के कपड़ा, अपना कपड़ा दे के जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी वो लेता था। बराबर, तो ऐसी एक बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। तब भी हिसाब तो रखना पड़ता था, भाई कितनी चीज़ों के बदले में कितना हो, एक मेजरमेंट तो बनाना पड़ता था ना। तो तब भी अकाउंटिंग तो था ही। बराबर है, यानी कि अकाउंटिंग आज से आया या अभी से शुरू हुआ वैसा नहीं है। हम अकाउंटिंग को जानते भी नहीं थे तब भी अकाउंटिंग का यूज़ करते थे, अब भी करना है, आगे भी करना है। बराबर है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, पैसा आ गया। पैसे की जब खोज हो गई तो उसके बाद सब चीज़ जो होती है उसका एक मूल नक्की हो गया, उसकी एक प्राइस फिक्स हो गई। तब ज़्यादा हमको हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ गई। बराबर है। पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम थी तो मेरे पास जो था वही मुझे देखना था कि भाई मेरे पास इतनी चीज़ें और मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक लिमिटेशन था। पर अभी क्या हो गया, जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो पैसे से हम खरीद सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को, मैं किसान हूँ तो मुझे यही काम करना है, नहीं, वो नहीं है ज़रूरी। बराबर, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें होती है उसका एक प्राइस फिक्स हो गया, उसको हम पैसे दे के खरीद सकते हैं। एक मनी की जो भी खोज हुई उसके बाद क्या, तो प्रेजेंट टाइम में मनी का हम मूल्य हो गया है। तो सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होती है, वो सारे ट्रांजेक्शन होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन क्या हो गए, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब हमारी जो इकोनॉमी पूरी बोलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी इकोनॉमी बोल सकते हैं। बराबर है। तो ये चीज़ हो गई, तब से हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी और अकाउंटिंग के हम काम भी करने लगे। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसका भी हम देखने लगे, उसका रिकॉर्ड भी करने लगे कि भाई मैंने इतने पैसे उसको दिए, उससे मुझे इतने पैसे लेने हैं, मैंने इतना माल बेचा, उतना माल मैंने खरीदा। ये सब जो भी होता है सब उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्योंकि हर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, मनी का वैल्यू आ जाता है। वो सारे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं मनी ट्रांजेक्शन। हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो चाणक्य थे, वो चाणक्य ने उनके इकोनॉमिक्स के जो बुक थे उसके अंदर भी अकाउंटिंग का जिक्र किया है। मतलब कि हमारे देश के अंदर हम बात करें तो चाणक्य जो थे उन्होंने भी इकोनॉमिक्स के जो महान ज्ञाता थे, बराबर है, जो
हम वो भी अकाउंटिंग का जिक्र किया करते थे, मतलब कि अकाउंटिंग होना चाहिए या तो ऐसे होना चाहिए, हिसाब क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ। मतलब ये पुरानी सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको वैसे भी इसलिए आपको खाली रियलाइज़ करा रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है वो पहले क्या था, अब क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है और इसकी कितनी ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंस है। बराबर है। वेस्टर्न कल्चर में हम देखें, वेस्टर्न हिस्ट्री में हम देखें तो उसमें मैथमेटिशियन हुए थे ल्यूका पेसियोली, जो इटाली के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अकाउंटिंग का मतलब पूरा क्रेडिट उनको जाता है। अभी के समय का जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग, ल्यूका पेसियोली, जिन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर वाइज अकाउंटिंग सिस्टम दिया। अकाउंटिंग इस तरह से होता है। पहले क्या था, अकाउंटिंग था ही, ऐसा नहीं था, पर अकाउंटिंग सब लोग अपने हिसाब से कर रहे थे। मतलब हिसाब ही तो है क्या, बस अपने हिसाब से किए जाते थे। पर एक स्ट्रक्चर वाइज जो सिस्टम जो होती है जो अकाउंटिंग की, वो सिस्टम जो दी हमें वो हमको दिए इटाली के मैथमेटिशियन है जो ल्यूका पेसियोली, उन्होंने, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है हर जगह पे। यानी कि कोई भी इंसान की सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसकी बिजनेस लाइफ है, कुछ भी है, सब जगह पे अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी सिस्टम क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं हम, किस तरह से अकाउंटिंग का बेहतर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने वैसे आपको बोला कि आपको अभी ऐसे पढ़ना है कि मुझे ये मेरी लाइफ में यूज़ करना है, मैं कैसे करूँ। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ पाओगे और अच्छी तरीके से और एकदम आसानी से आपको सब कुछ आ जाएगा। मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी आपको करना है। इस तरीके आप करते भी हो, आपको घर से अगर मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हो तो आपके दिमाग में भी एक हिसाब चलता है कि हर महीने मेरे को 1000 रुपया मिलता है, तो मेरे को कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं उसके पे इतना सेविंग करूँगा, इतना ही खर्चा करूँगा, इतना मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा है। सब क्या है, अकाउंटिंग ही तो है। बस उसको स्ट्रक्चर वे में एक सिस्टम से हमको सीखना है। ठीक है, चलिए अब अकाउंटिंग का मीनिंग देखते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। इसका आर्ट कौन सा आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है, जो उसमें मनी इम्प्लीमेंट होता है, तो इन द टर्म्स ऑफ मनी जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासीफाई करना, ये सब कुछ करने की प्रोसेस जो है उसकी एक आर्ट है ये, वो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। उसके बाद ये बोला गया है कि इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कोई भी इवेंट जो बनती है उसके अंदर कुछ भी मॉनेटरी होता है, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आने के लिए भी अकाउंटिंग एक आर्ट है। मतलब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आगे जाके कितना पैसा मिलेगा, जो कैलकुलेशन वो अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग है। एक आर्ट है कि जिससे हम पैसे से पैसा बना सकते हैं, पैसों का हिसाब रख सकते हैं। हमारा बिजनेस कुछ भी है तो बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, बिजनेस आगे जाके कितना हमको कमा के देगा, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का हिसाब किताब, लेखा जोखा रखने की जो एक आर्ट है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है। अब डेफिनेशन इसकी एक पर्टिकुलर दी गई है। जो डेफिनेशन क्या दी गई है, तो डेफिनेशन है इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, एक सर्विस एक्टिविटी है, बराबर। इट्स अ फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि डिसीजन मेकिंग, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन से हम कुछ भी डिसीजन ले सके, ऐसी एक सर्विस है, ऐसा एक फंक्शन, एक एक्ट है, ऐसा एक कार्य है। देखो मैंने हिसाब रखा कि मैंने इस साल में कितना कमाया,
तो उसी के हिसाब से उसके बेस पे मैं आने वाले साल का बजट रख सकता हूँ। आने वाले बजट में मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ, भाई इस साल मैंने 5 लाख रुपया कमाया है, तो नेक्स्ट ईयर ऐसे ही बिजनेस चला और थोड़ा बहुत मैंने उसमें और एफर्ट डाला तो 5 से जाके मैं 6-7 लाख रुपया कमा पाऊँगा। तो मेरा कुछ बजट पहले से ही रेडी हो जाएगा, और पहले से रेडी होगा तो मैं फिर उसी तरह से उसी डायरेक्शन में काम करूँगा। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है कि ये फंक्शन है, ऐसा एक कार्य है। प्राइमरी फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। इकोनॉमिक एंटिटीज का मीनिंग है बिजनेसेस, जो भी बिजनेस करती है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करती है, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, वो सारी बिजनेस एंटिटीज है। दैट इज इंटेंट टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। कोई भी ऐसा इकोनॉमिकल डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने से, जो एनालाइज करके, जो समराइज करके, ऐसा जो एक कार्य जो करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ये उसके डेफिनेशन। और अकाउंटिंग मतलब क्या है, ये इस सर्विस एक्टिविटी है। ये डेफिनेशन हमको दी है अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल, देखिए ASC। ओके, डेफिनेशन देख ली, मीनिंग देख लिया। अभी देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले उसको ब्रीफ में या तो डिटेल में पूरा थोड़ा समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, फिर उसको पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहले मालूम ही नहीं है कि अकाउंटिंग क्या है, फिर सीधा डेबिट क्रेडिट आ गया, ये आ गया, वो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले समझो खुद कि अकाउंटिंग क्या है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखो। अभी जो भी डेफिनेशन पढ़े ना, उसी के एक एक टर्म्स लेके हम यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला है फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, वही तो वो प्रोसेस है, वही तो एक्ट है। मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी रूल्स। तो हमको ऐसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है कि जिसका कोई भी मनी के अंदर वैल्यू है, मेजर इन मनी, उसको हम पैसे में माप सकते हैं। जैसे किसी को बोल दिया कि मैं ये करूँगा, उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 5 लाख का ऑर्डर देता हूँ, मैं आपको 5 लाख का माल दूंगा, मैं आपसे 5 लाख का माल खरीदूंगा। एक कोई ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट नहीं है। मैंने 5 लाख का माल खरीदा, ये इवेंट है, ये मॉनेटरी है। 5 लाख रुपए का माल खरीदा। मैंने कुछ माल खरीदा, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ का मतलब क्या हुआ, नहीं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका मेजरेबल क्या होना चाहिए, मनी। उसको मनी के टर्म के अंदर हम माप सकते होने चाहिए, तो ही वो ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। रुपीज़ इन मनी, जो रुपी है उसको हम मनी बोलते हैं, तो उसका अंदर उसका वैल्यू होना चाहिए। ट्रांजेक्शन जो भी है वो सारे ट्रांजेक्शन थ्रू मनी होने चाहिए। अब इसको डिप में हम आगे पढ़ेंगे, जब सिस्टम पढ़ेंगे तब उसको कि भाई मनी थ्रू होने चाहिए मतलब क्या क्या उसके अंदर आता है। ट्रांजेक्शन एज फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर तब माना जाएगा तब उसके अंदर कोई मेजरेबल मॉनेटरी वैल्यू रहेगी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि वहाँ पे पैसा नहीं था तो हम चीज़ों के अदला बदली करके ट्रांजेक्शन करते थे। अब ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, मनी। कुछ भी आप एक्सचेंज करोगे तो उसके अंदर मनी होना चाहिए, वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, मनी है वही एक्सचेंज का मीडियम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मनी एज एन एक्सचेंज विल बी रिसीव्ड बाय सेलर ऑफ 10,000 kg ऑफ केमिकल सोल्ड एंड बाय दिस मनी ही कैन परचेस एनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस। मतलब कोई जो पर्सन है जो उसको केमिकल बनाता है, उसने 10,000 kg केमिकल बेच दिया, उसके बदले में कोई चीज़ लेगा तो वो तो बार्टर सिस्टम हो गई वापस, बट उसका वो पैसा लेगा और वो पैसे से वो कुछ भी ले सकता है। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज का जो भी मीडियम है वो क्या होना चाहिए, मनी। ठीक है, तो इन दिस मैनर मनी बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी ट्रांजेक्शन और एनी इवेंट। क्लासिफिकेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस का भी काम अकाउंटिंग का है। मतलब हमने पहले ही उसके मीनिंग में देखा था कि अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज्ड, बराबर। तो क्लासिफाइंग, एनालिसिस और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग से ट्रांजेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैंने माल बेचा और माल खरीदा। देयर आर वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उस सबको ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासीफाई करना है। तो ये
माल बेचने का ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग से रखो, सेल किया है तो उसको अलग से रखो, कोई खर्चा पे किया तो उसको अलग से रखो। क्लासीफाइंग भी कैसे करेंगे वो हम आगे मेथड में देखेंगे, बट ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्लासीफाइंग और एनालिसिस करता है। दिस ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश फॉर्म और नॉन कैश फॉर्म। ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं कि जो कैश में किए गए हैं, नॉन कैश में भी किए गए हैं, बराबर है। जैसे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं। ट्रांजेक्शन जो भी परफॉर्म होता है वो इनकम का होता है, कोई एक्सपेंस का होता है, एसेट्स का होता है, लायबिलिटी का होता है। अभी देखो ये जितने भी मैंने शब्द बोले ना वो आपको एकदम नए से लगेंगे, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी बोलते हैं उसको, बराबर। तो ये सारे टर्म्स हमको एक एक करके पढ़ने हैं पहले, बराबर। तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। तो ये सब जो भी हैं, जो भी अभी तक मैंने बोले, वो सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। दिस ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड एनालाइज ऑन बेसिस ऑफ नेचर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेबिट क्रेडिट रूल्स। डेबिट क्रेडिट रूल्स जो होता है, जो डेबिट क्रेडिट रूल्स, वो सबसे बेसिक और सबसे बेस माना जाता है अकाउंटिंग, जो आपको आना ही चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे बने, वो कैसे यूज करने हैं, वो भी हम आगे अलग कोई चैप्टर में पढ़ेंगे, बराबर। पर वो एक इसका कैरेक्टर अभी माना जाता है कि क्लासीफायर और एनालिसिस करने के लिए हमको क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेबिट रूल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं, उस तरीके से हम उसको यूज करें। इंटरप्रिटेशन मतलब हमारे पास तो डेटा हो गया, हमने रिकॉर्ड कर दिया, सारी डिटेल इकट्ठा कर ली अकाउंटिंग के काम के अंदर, पर फिर उसका डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करेंगे, क्या उसका नतीजा आया, का अर्थघटन क्या मिला हमको, इंटरप्रिटेशन क्या मिला। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो 20,000 की मेरी इनकम हुई और 12,000 का मेरा एक्सपेंस हुआ, मतलब 8,000 जो बचा वो मेरी इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंस से इनकम क्या हुई, ज़्यादा हुई। हमको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा एक्सपेंस जो है वो इनकम से बढ़ ना जाए। इनकम से बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, बराबर है। मतलब ये हमको कंट्रोल भी करता है कि भाई मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इतना ही खर्चा करना है। हमारा इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है, क्या है, वो एक इंटरप्रिटेशन हम ट्रांजेक्शन के थ्रू रिकॉर्डिंग करके, अकाउंटिंग करके देख सकते। ठीक है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन से हम कुछ न कुछ डिसीजन ले सकते हैं। वैसे ही हम रिकॉर्ड करके रख दिया साइड में, ऐसा नहीं है। वो जो भी हमने रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्डिंग के हमको जो भी डिसीजन, जो भी हमको स्टेटमेंट मिले, जो भी चीज़ें मिली, उसमें से हमको मॉनेटरी फॉर्म में हमको उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन कुछ भी लेना है तो भी इनका अकाउंटिंग कंपलसरी ज़रूरत है। जैसे देखो स्टेक होल्डर क्या होता है, आगे आप पढ़ोगे, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी सब कुछ आएगा, तब इसमें ये सब सारी चीज़ें आएगी। मैं आपको अभी थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं पर ब्रीफ में समझाता हूँ। स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है, जब बिजनेस कोई भी करता है तो बिजनेस ओनर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खुद तो अपना पैसा लगाता है पर दूसरों लोगों से भी वो पैसा लेता है और बिजनेस में लगाता है। तो दूसरे लोग आपके बिजनेस में कब पैसा लगाएंगे, आपके बिजनेस की पोजीशन देख के, आपके बिजनेस की सिचुएशन देख के, भी आगे जाके आप प्रॉफिट कमाओगे नहीं कमाओगे, क्या करोगे, हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग का पूरा एनालिसिस है, तो वैसे स्टेक होल्डर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको पता चलेगा कि भाई इनके साथ बिजनेस करने जैसा है या नहीं, तो एक इकोनॉमिक डिसीजन वो ले सकते। ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक। एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी हम रख सकते हैं। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब हमने एक बार लिख के कहीं रख दिया या हमारे पास रिकॉर्ड हो गया तो हम उसको मतलब पास्ट ईयर का जो है वो हम करंट ईयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। आज हमारा बिजनेस इतना है, 5 साल पहले कैसा था और हमने कितनी प्रोग्रेस की, क्या क्या ऐसे जो काम थे वो हमने किए तो हमारे को इससे प्रोग्रेस मिली। हम आगे जाके हमारा कोई भी गोल है बिजनेस का वो अचीव करना है तो हम अभी क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। देखो कंपैरिजन कब होगा, मैंने इस साल क्या किया उसी के हिसाब से तो हम देखेंगे कि भाई मैं अगले साल क्या करूँगा, तो वही तो कंपैरिजन होगा ना बिजनेस का, भाई ग्रोथ में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, क्या होता है। तो ये पास्ट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से काम आती है।
ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग रखने का जरूरत क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है? तो परमानेंट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रखने का पहला उद्देश्य कि परमानेंट रिकॉर्ड, हम जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे इवेंट, सारे ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको रखेंगे साथ में। मतलब कि वो एक बार लिख लिया तो वो रिकॉर्ड हो गया अकाउंटिंग के अंदर, वो परमानेंट हो गया। These records are kept either in form of books और record in computer। देखो पहले के ज़माने में बुक्स में लिखा करते थे, अभी डिजिटल ज़माना है तो अभी जो सारे रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में रखते हैं, डेटा के हिसाब से रखते हैं। मतलब एक बार हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया या कुछ भी लेन देन की तो उसका एक बार रिकॉर्ड हम रखेंगे तो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आज लिखा, हिसाब ख़त्म, आपने माल बेचा, मैंने पैसा दिया, ख़त्म करो डिलीट, ऐसा नहीं है, वो रहेगा। ठीक है, तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, उसके लिए हमको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन की हमारे बिजनेस पे, हमारी पर्सनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे क्या क्या इम्पेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें हमको इससे पता चलती है। ज़्यादातर कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आगे जाके क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें उसको ऐसे पता चलेगी। बराबर है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ओवरऑल हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट कर रहा है, हमारी बिजनेस की कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। बराबर है। पर बस खाली हमको इतना जानना है कि अभी इस लेक्चर में कि अकाउंटिंग क्या होता है। बराबर, आप जो आपके अंदर जो अभी तक चल रहा था अकाउंटिंग यानी हिसाब रखना, पर आप अभी समझो कि अकाउंटिंग कितना वाइड सब्जेक्ट, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है उसका। नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर मतलब कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन हमने कर दिया पर उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ। बराबर, द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी उसका इफेक्ट होता है, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने से, अकाउंटिंग रखने से ही पता चलता है। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब हमारे बिजनेस की अंदर कुछ भी हुआ तो वो क्या क्या इफेक्ट ला सकता है। ऑब्जेक्टिव प्ले वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग रखने का। बराबर है। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है हमको, तो कितना टैक्स पे करेंगे उसके लिए भी हिसाब रखना जरूरी है। हिसाब रखोगे तो पता चलेगा कि भाई आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। और गवर्नमेंट ने तो एक लिमिट दी है कि भाई 3 लाख तक आप पैसा कमाओगे तब तक हमें कुछ टैक्स नहीं चाहिए। तो मुझे 3 लाख में कमाऊंगा तो ही टैक्स देना है, वैसे थोड़ी टैक्स दे देना है। 5-7 लाख कमाओगे तब टैक्स देंगे, 3 लाख तक को गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं है। गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन का एक अलग से सब्जेक्ट होता है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। पर टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो किस तरह से लेती है? आपकी इनकम पे टैक्स लेती है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तब टैक्स लगता है, तो टैक्स कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कौन से ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, कौन से ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा, वो सब जानने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना जरूरी है। टैक्स का जो बर्डन होता है वो हमारे पे आएगा, मतलब बिजनेसमैन पे आएगा या कस्टमर पे आएगा, किस पे आएगा, वो भी जानने के लिए तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने जरूरी है। टू नो क्वांटम साइज ऑफ पेएबल्स, पेएबल मतलब क्या हुआ? पेएबल यानी कि ऐसी चीज़ें जो बिजनेस यानी कि बिजनेस के ओनर को कोई और लोगों को पे करना है। जिन जिन लोगों से उसने पैसा लिया है या जिन जिन लोगों से उसने गुड्स परचेस किया है, खरीदी की है जो भी माल की, तो उन लोगों को पैसा देना है। किसी को पगार पे मतलब रखा है तो उसको पगार का पैसा खर्च करना है, देना है। कोई भी उनके बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी चीज़ें उसने लाई है तो उसका भी पैसा देना है। तो ये सारी चीज़ें पेएबल्स होती है। तो पेएबल कितना है? एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म होता है। तो जब 31 मार्च को मेरा साल ख़त्म होता है तो साल के अंत में मेरी बिजनेस की हालत क्या है, मतलब कितना मुझे पेएबल चुकाना है, कितना पेमेंट मुझे लोगों को करना है, एक क्वांटम, उसका एक रिकॉर्ड मुझे मिलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने से। और कितने लोगों से मुझे पैसे लेने हैं उसको बोलते हैं रिसीवेबल।
बराबर, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस कैसा हो रहा है। बिजनेस माल आता है जाता है, इधर से माल लिया उधर माल बेचा, बराबर, पैसे बचे घर में ले गए, ऐसा ऐसा चलता है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है? मालूम ही नहीं पड़ेगा कुछ। मालूम कब पड़ेगा? जब प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखेंगे, तो कितना पैसा किसको देना है, कितना पैसा किसको किसके पास लेना है, कुछ भी। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो सामने वाला बंदा हमारे साथ हमारे सिस्टम से चलेगा। अगर हमारे पास ही रिकॉर्ड नहीं है तो हम पैसा मांगेंगे नहीं, पैसा देगा नहीं, और जो लेने वाला है वो तो आ जाएगा, और उसको भी पता है अगर कि भाई इसके पास तो कुछ है नहीं, हिसाब हिसाब रखता नहीं है, कुछ अकाउंटिंग है नहीं, तो बोलेगा कि भाई मेरे को इतना लेना है, मेरे को इतना लेना है। तो इसलिए बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है। मेजर प्रॉफिटेबल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए कि भाई बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो हर साल वो प्रॉफिट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या हो रहा है। मार्केट में जिस हिसाब से हमारे जैसे एक दूसरा बिजनेस करता है उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई वो इतना कमा रहा है तो हम कितना कमा रहे हैं कि एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, खाली खाली बड़ा बड़ा बिजनेस दिख रहा है पर लेकिन घर पे तो कुछ लेके नहीं जा रहे। वो सारी चीज़ें हमको अकाउंटिंग रखने से पता चलेगी। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बिजनेस का क्या है वो हमें पता चले, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म होगा, हमारी लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, रिसीवेबल क्या है, पेएबल क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। तो आज देखो हमने ये देखा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसका हमने पास्ट से लेके अभी तक का जो भी है वो कैसे अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट हुआ वो भी हमने देखा, बराबर, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देखा। ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये लेक्चर देखने के साथ ये जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको नोट्स बनाओ, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब आप लिखोगे तो आपको वो याद रहेगा, आपके मेमोरी के अंदर हो। आपने लेक्चर देख लिया, मैं अच्छा बोला, आपने सुन लिया, वो आपको याद रहने वाला नहीं है। याद रहेगा थोड़े टाइम के लिए, और आप उसको लिखो, बराबर। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि भाई अकाउंटिंग यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें तो सम आएंगे, वो आएगा, ऐसा नहीं है, वो आएगा ही, पर जितना आप ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग से पढ़ोगे, जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो कंसेप्ट कब क्लियर होगा, आपको थियरी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से समझनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपको प्रैक्टिकल जब आएगा तो एकदम इजीली आप कर पाओगे। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई मैथमेटिक्स भी नहीं है कि भी मैंने फॉर्मूला तैयार कर दी, ये अमाउंट आएगी, इसमें फॉर्मूला में डाल दिया, आंसर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा डिटेल में, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर मैं करूँगा। तो आप लेक्चर देखो ध्यान से, उसके नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से बुक बनाओ और वो पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो भी मैंने अभी बताया था ना आपको कि टर्म्स होते हैं अलग अलग, जैसे लायबिलिटी, एसेट, जो भी चीज़ें थी, बराबर। तो ये सारे टर्म्स जो होते हैं वो टर्म्स किस तरह से यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, कितने मतलब टर्म्स होते हैं, मतलब किस चीज़ को क्या बोला जाता है, वो सारे टर्म्स हम आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये लेक्चर देखिए, उसकी नोट्स बनाइए और अच्छे से आपको वो बनाना है पूरा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड।